ये आम जनता की चर्चा है कि साहब मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा हूँ, मैं अभी तक कांग्रेस का ही सभापति हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं भाजपा के नेताओं से मिला हूँ। लेकिन विरोधी आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब गणेश राज बंसल ने अपने चेयरमैनशिप में नगर परिषद की सारी संपत्ति बेच दी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूं कि अगर आपने भटनेर पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और कुछ बेहतरीन शो लेकर आपके पास आने वाले हैं। डियर लीडर चूँकि बहुत ही लोकप्रिय, आप लोग लोकप्रियता के साथ देख रहे हैं, बहुत ही सराहना कर रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डियर लीडर के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल, जो काफ़ी चर्चा में है। सबसे पहले तो गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में आप ही हैं इस क्षेत्रीय राजनीति की अगर बात करें, दो कारणों से। एक कारण तो ये है कि आपके ऊपर फिल्माए गए दो गाने बहुत ही चर्चा में हैं, मेरी आवाज़, गणेश राज। दोनों गीत मैंने भी सुना, काफ़ी कर्णप्रिय है। दूसरी बात कि आप जब हर जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि साहब ये जो दो परिवार है इस पर आप चोट करते हैं, प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अब हमें मौका दे दीजिए, अब कोई तीसरे विकल्प के तौर पर आप सामने आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो आप समझा रहे हैं गांव में जाके, शहर में जाके, तो आपकी बात लोग कितना मानेंगे? झा साहब, मैं शहर के साथ साथ हनुमानगढ़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहा हूँ। सभी जगह ग्रामीण में भी जनता बदलाव चाहती है। हनुमानगढ़ में शहर में हुए विकास कार्यों के कारण जनता में ये उम्मीद जगी है कि साहब अगर हम बदलाव लाएंगे तो हो सकता है हमारे ग्रामीण में भी शहर की तर्ज पर विकास हो। पूर्व में ये जो दोनों घराने, एक बार वो ये राजनीति में एमएलए बनकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने जनता के वोटों को, ग्रामीण वोटों को रड़क का वोट बना दिया है। उनका ये कहना है कि साहब काम करने से कोई वोट नहीं देता, जबकि जनता रड़क से वोट दे रही है। तो हमारा यही प्रचार हो रहा है कि आप अपने वोट को रड़क का वोट न बनाकर विकास का वोट बनाएं, ताकि आपके ग्रामीण में भी विकास हो सके। इसी कारण हम बदलाव के लिए, उनको विकास के लिए आह्वान कर रहे हैं। चलिए, आपने विकास की बात की है तो मैं एक बात करूं, कुछ चूँकि राजनीतिक बात भी हम करेंगे आपसे। विकास को लेकर जब अब जो आपका कार्यकाल है बतौर सभापति, चेयरमैन, तो जो आपने प्लानिंग की थी, जो आपका विज़न था, उसमें कितना कामयाबी मिली है और कितना अभी बाकी है काम? हमने जब नगर परिषद की कमान संभाली तो हमने जनता से यही वादा किया था कि हम शहर को मिनी चंडीगढ़ का रूप देंगे। आज हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जनता देख रही है। हमने टीम भावना से काम करते हुए सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमने काम करवाए हैं। आज भाजपा के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के पार्षदों से ज़्यादा सम्मान हमारा कर रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं भी शहर में जो कार्य हुए हैं, इसकी दूर दूर तक हमारी गूंज हो रही है। हम शहर को मिनी चंडीगढ़ का रूप दिया है और आगे भी इस स्वरूप को बढ़ाए रखेंगे। आपने मिनी चंडीगढ़ की बात की और हर बार हम लोग करते रहे, इस बार चलिए एक विकास भी हुआ है। लेकिन जब बारिश होती है तो पूरा शहर यूँ लगता है जैसे सड़कों पर जैसे एक नहर जैसी स्थिति सामने आ जाती है। किसी भी सड़क से आप गुजर नहीं सकते, इतनी पानी। तो पानी की जो निकासी की जो व्यवस्था है, इसको लेकर आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ करना बाकी है अभी? देखिए झा साहब, बारिश होती है, इस बार बारिश अतिवृष्टि हो रही है और शहर में हमारे द्वारा ड्रेनेज व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। टाउन में जो पंजाबी मल्ला में हमारा कच्चा डैम था, लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे थे, हमने उसे पक्का किया है। उसके चारों तरफ चारदीवारी की है ताकि
अतिवृष्टि में एक बार जल भराव हो सके वहाँ पर सफाई की है। जंक्शन में भी हमने जो हमारे पंप हाउस है सिविल लाइन में, वहाँ पर भी एक अमृत सरोवर के नाम से हमने वहाँ डैम बनाया है, अभी उसको पक्का करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आगे गंदे पानी का जो इकट्ठा करने का क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक नए डैम का हम निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़किया की तरफ नहर के नीचे से हमने भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर जोड़किया क्षेत्र में भी गंदे पानी की उधर पानी कृषि के लिए देना स्टार्ट किया है। करीब 4-5 मरबे हमने नगर परिषद से उनको पक्का खाड़ा बना कर दिया है, ताकि हमारा पानी जो है वो कंज्यूम हो सके। अभी जो अतिवृष्टि होती है तो ये 1-2 घंटे की बात होती है। अभी 1-2 घंटे में अतिवृष्टि के कारण पानी रुकता है, लेकिन 2 घंटे के बाद में शहर में कहीं कोई पानी नहीं रुकता। मात्र जो 1-2 जगह पर पानी भगत सिंह चौक के आसपास कहीं गंगानगर रोड की बात, गंगा रोड पर से जो राजीव चौक की स्थिति बहुत हाँ बदहाल स्थिति, वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग के कारण ही ये समस्या आ रही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने जो सीसी रोड बनाई है वो बस स्टैंड के पास तक बनाई है। उसके आगे जो राजीव चौक के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने सड़क नीची छोड़ दी है। इस कारण से वहाँ पर पानी भराव की समस्या है। एवं जो भगत सिंह चौक पर पुराने क्लासिक होटल के पास जो एक क्षेत्र है वहाँ पर भी जल भराव हो रहा है। वहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क नीची छोड़ने जाने के कारण वहाँ पानी भरता है। उस समस्या को भी हम नगर परिषद स्तर से शीघ्र ही ठीक कराएंगे। और हमारी नगर पालिका की जो जेटिंग मशीनें हैं उनके द्वारा हम तत्काल पानी को वहाँ से निकाल देते हैं उनको लगाकर, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अतिवृष्टि होने के कारण ही यह समस्या मात्र 1-2 घंटे के लिए होती है। हमारे द्वारा जो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था है, नालों में सुधार किया जा रहा है, बड़े नाले बनाए जा रहे हैं और नालों को सड़क के पीछे हटाकर बिल्कुल सड़कें भी चौड़ी की जा रही हैं और नए नाले निर्माण किए जा रहे हैं, बड़े नाले निर्माण किए जा रहे हैं। उन नालों को फेरो कवर से ढका भी जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। तो इस प्रकार हम ड्रेनेज व्यवस्था में बहुत सुधार हमने पहले से किया है और मात्र ये जो समस्या बता रहे हैं 1-2 घंटे की है। चलिए, कुछ अब हम राजनीतिक सवाल करेंगे आपसे और इसका जवाब हम चाहेंगे, क्योंकि एक चर्चा है कि जो आज जिस तरह से केंद्र है या राज्य है, सरकारों की बात करें, कि जो मुखिया होते हैं वो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं, बंटवारा नहीं करते हैं, एकीकृत कर लेते हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर तो एक ही है, गणेश जी है। एको हन द्वितीय नास्ति, एक श्लोक है कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी करेंगे तो गणेश जी करेंगे। कमेटियाँ भी आपने नहीं बनाई, एक कमेटी जिसमें सिर्फ नाम दिया, निर्माण समिति आपने अध्यक्ष बना दिया सुमित रेणुवा साहब को। कमेटी में कोई सदस्य नहीं है निर्माण समिति में भी, तो सब कुछ आप ही कैसे करेंगे? इससे सत्ता पक्ष भी दबे स्वर में कह रहा है कि सर ये बहुत गलत हो रहा है। तो आगे चूँकि अब 1.5 साल मेरे ख्याल से कार्यकाल है अभी बाकी आपका चेयरमैन के रूप में, तो कोई इरादा है क्या कमेटी बनाने को लेकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका में सभापति के पास 2 अधिकार होते हैं, प्रशासनिक एवं वित्तीय। मैं प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का सदुपयोग कर रहा हूँ। बाकी हम जो काम कर रहे हैं हम बांटकर कर रहे हैं, टीम भावना से कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमारे में आपस में कोई विरोध नहीं है। जहाँ तक निर्माण का जिम्मा है वो सुमित रेणुवा जी संभाल रहे हैं, निर्माण की देख रेख उनके हाथ में है। लेकिन उन्होंने कोई निर्माण समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया हुआ है, वो लोग बाग उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष अच्छा, लोगों ने बना दिया उनको? लोगों ने बना दिया है, हमने कोई उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया। ठीक है। जहाँ कहीं भी बोर्ड कोई लगता है, उनका पत्थर लगता है, तो मेरे द्वारा उनको नाम के नीचे पार्षद ही लिखा जाता है। ठीक है। कोई निर्माण समिति अध्यक्ष नहीं लिखा जाता। हाँ, ये सही है कि नगर परिषद में जो कमेटियाँ थी वो नहीं बनी हुई है। कुछ तो हमारे बोर्ड बनने के समय कोरोना का महामारी आ गई, इस कारण से डिले हो गया। उसके बाद में शहर में विकास कार्य निरंतर लागू हैं, किसी प्रकार का विरोध नहीं है, कोई मांग नहीं है किसी की। और कमेटियाँ बनाना गवर्नमेंट का नियम है, लेकिन कमेटियाँ जहाँ नगर पालिकाओं में बनती हैं वहाँ पर विकास कम होता है, विरोध ज़्यादा होता है।
हमारे हनुमानगढ़ नगर परिषद में विरोध नहीं है और विकास हो रहा है, इस कारण से कोई समस्या नहीं है। लेकिन विरोधी आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब गणेश राज बंसल ने अपने चेयरमैनशिप में नगर परिषद की सारी संपत्ति बेच दी। तो सवाल यह है कि भाई आज आपने सारी संपत्ति बेच दी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो कुछ छोड़ने का इरादा है क्या? देखो जहाँ साहब, लोगों का ये होता है कि उन्होंने बात कहनी है। हम शहर में जो नीलामी कर रहे हैं, हम लोगों से कब्जे छुड़ाकर, जो ज़मीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे थे, कहीं कोई बैठा था, अच्छी नगरपालिका की जो कीमती भूमि थी उस पर भी लोगों ने कब्जे कर रखे थे। हम उन कब्जाशुदा भूमियों को कब्जा मुक्त करवाकर वहाँ पर प्लानिंग कर कर और वहाँ पर विकास कार्य कर करके और हम नीलामी कर रहे हैं। 3 गुना कीमत पर हमने प्लाट विक्रय कर रहे हैं। पहले जो सिविल लाइन में 10 लाख का प्लाट नीलामी में नहीं बिकता था, आज वो 30-30 लाख रुपए का बिक रहा है। वो सिर्फ विकास के कारण बिक रहा है। हम जहाँ पर भी नीलामी कर रहे हैं वहाँ पर पहले जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, ये हम वहाँ पर मुहैया कराकर और तभी प्लाट विक्रय कर रहे हैं। आपने देखा है कि हमारी नगर परिषद की नीलामी में लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आम लोग को तो कुछ नहीं लेना, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं 2-4, उनका काम यही है कि साहब विरोध करना, तो वो विरोध करेंगे। जब हमारे कार्यकाल से पहले पिछले 10 साल में भाजपा का बोर्ड था, तो उनको भूमि विक्रय करने से किसी ने रोका नहीं था। उनसे ये है कि उनसे भूमि विक्रय नहीं हो पाई, नहीं उनके द्वारा कोई विकास कराया गया। मात्र यही रोया जाता रहा कि साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और हमने कभी भी ये बात नहीं की साहब हमारे पास पैसा नहीं है। हमने विकास कार्य करवा रहे हैं और विकास के लिए हमारे पास खूब धनराशि है। तो हम नई प्लानिंगें कर रहे हैं, लोगों के कब्जे से छुड़ा कर हम भूमि विक्रय कर रहे हैं, न कि नगर परिषद की बेशकीमती भूमि और भी हमने निकाली है और प्लानिंगें लगातार हम कर रहे हैं। तो जनता का काम कुछ लोग जो है वो आरोप लगाना है। चलिए, प्लानिंग की बात की आपने, और एक प्लानिंग में एक कमी क्यों रह जाती है बार बार कि जैसे नगर परिषद है, आज आपके हाथ में कमान है, 10 साल के बाद सोचिए कि भाई आपने लगभग मान लीजिए जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये आप कह सकते हैं कि बेचने के लिए ही पहले से प्लानिंग, तो आप उसको बेच रहे हैं। लेकिन जब सारी संपत्तियाँ हम बेच देंगे तो जो आज आप निर्माण कर रहे हैं 10 साल के बाद उसके तो मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि सरकारें तो वैसे ही हाथ खींच लेती है कि साहब, जैसे आपको याद होगा वसुंधरा जी जब बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक बात कही थी निकाय प्रमुखों को कि भाई आप पैसे के लिए हमारी तरफ मत देखिए, आप इनकम ऑफ सोर्स खुद डेवलप कीजिए। तो इसके लिए आपने कोई स्थायी स्रोत डेवलप क्यों नहीं किया नगर परिषद में, ताकि आने वाले समय में कुछ फंडिंग हो, ऐसा हो जो स्थायी रूप से इनकम हो उसका और नगर परिषद के विकास में काम आए? कोई है आपके पास प्लान? स्थायी रूप में इनकम के लिए हमने शुरू में ये सोचा था कि जो शहर में दुकानदार जैसे साइन बोर्ड लगाते हैं उनसे राशि एकत्रित की जाए प्रति माह। लेकिन बाद में इस बात को विचार त्याग दिया गया, क्योंकि आम जनता पर इसका भार पड़ता और आम जनता में नगर परिषद की छवि भी खराब होती। इसके अलावा नगर परिषद में स्थायी रूप से कोई इनकम के साधन, जैसे हमें होर्डिंग से पैसा प्राप्त होता है। अब हमने 50 होर्डिंग की जो साइट्स नगर परिषद ने खुद लगाई है, जिसे हमने नीलामी में विक्रय किया है। इसके अलावा ऐसा कोई स्कोप हनुमानगढ़ में है नहीं जिससे कोई इनकम पूरी हो सके। शहर में एंट्री पॉइंट पर जैसे ओवरलोड ट्रकों के या कोई यात्री टैक्स के बारे में भी हमारे द्वारा विचार किया गया, लेकिन उसको भी इसी सोच के त्याग कर दिया गया कि साहब इसमें आम जनता पर अनावश्यक भार पड़ेगा और इससे शहर की छवि दुर्बल होगी। इस कारण से वो विचार त्याग दिया गया। अब नगर परिषद स्थायी इनकम के ऊपर विचार कर रही है। कोई मार्केट वगैरह बना दीजिए ताकि दुकानों से कुछ हर मंथली कुछ ना कुछ आता, जैसे पालिका बाजार बड़े बड़े शहरों में होता है। और चूँकि आपका विजन है, आपके पास विकास को लेकर आपने जो काम करवाया उस हिसाब से, तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे
कि आप कुछ ये काम भी कीजिए, क्योंकि स्थायी जैसा बस स्टैंड है, एक सुझाव के तौर पर मैं कह सकता हूँ नागरिक के नाते कि जब आप उसको शिफ्ट कर देंगे तो जगह तो खाली है, वहाँ पर अगर आप बढ़िया मार्केट तैयार कर देते हैं, नीचे अंडरग्राउंड जैसे आपने एक बार बात कही भी थी कि नीचे वो पार्किंग की बात कर रहे हैं आप, ऊपर में 2-3 मंजिल में कर दीजिए, एक बार खर्चा होगा लेकिन उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। जहाँ साहब आम जनता जो नगर गवर्नमेंट की जो संपत्ति होती है उसको अपना अधिकार मानने लग जाती है। आज अगर नगर परिषद किसी को किराए पर दुकान देगी तो बाद में वो उसको अपनी संपत्ति मान लेगा और कभी खाली नहीं करेगा। पहले हमने बस स्टैंड में जो दुकानें किराए पर दे रखी थी, मैंने देखा है पिछले 20 वर्षों से जो आदमी किराए पर दुकानें लेके बैठे थे उन्होंने कभी किराया जमा नहीं करवाया और न ही नगर परिषद के अधिकारियों ने वो किराया जमा कराने का प्रयास किया। मेरे द्वारा आने के बाद में उनसे दुकानें खाली करवाकर अब वो किराए पर दोबारा दी हैं। प्रति वर्ष किराए पर दे के हम उससे किराया वसूल कर रहे हैं। अब लोगों का जो ट्रेंड है वो सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लेते हैं और पैसा नहीं जमा कराना, तो इस कारण से विचार नहीं किया हमने साहब, ये तो बाद में कोई जो संपत्ति है उस पर लोगों ने कब्जा ही कर लेना है। चलिए गणेश जी, एक बात बताइए कि जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और चंद लोग हैं, कुछ लोग ही हैं ऐसे जो आपके ऊपर बड़ा तीखा हमला करते हैं, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, ये क्या माजरा है? ये जहाँ साहब जो 1-2 आदमी हैं जो मेरे बारे में अनगढ़ प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत लिख रहे हैं और आपत्तिजनक, जैसे आप कह रहे हैं आपत्तिजनक लिख रहे हैं, लेकिन उन आदमियों का क्या करें? जो एक आदमी व्यक्ति है वो तो खुद 376 का मुलजिम है और जेल में रह चुका है, 2 बार जेल चला गया, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी से गाली गलौज में मारपीट करने में, कागज फाड़ने के मामले में भी वो जेल जा चुका है। अब वो व्यक्ति अनगढ़ प्रचार करता है और वो ब्लैकमेलर है, सारा दिन शहर में कैमरा लिए घूमता रहता है और आम जनता को वो ब्लैकमेल करता है। जो भी कोई व्यक्ति निर्माण करता है उसको जाके वो ब्लैकमेल करता है। तो ऐसे आदमी का तो भगवान ही कोई कर सकता है। 2-3 व्यक्ति और हैं जो मेरे से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं और उनको जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं वो हवा देते हैं, इस कारण से वो अनगढ़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आम जनता उनके कोई अनगढ़ प्रचार पर कभी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, न किसी प्रकार के कमेंट्स दे रहे हैं। वो कितने दिन करेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे। चलिए कुछ सवाल आपको लेकर और भी हैं और कुछ तल्ख सवाल भी हैं। सवाल ये भी है कि आप कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बनते हैं, कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे आप चेयरमैन बनते हैं कांग्रेसी पार्षदों के सहयोग से, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव की आहट है, आप तैयारी करने लगे तो आपने टिकट मांगा बीजेपी से, ऐसी चर्चा है, क्या है सच्चाई? देखिए जहाँ साहब, बिल्कुल मैं कांग्रेस से पार्षद बना और अभी कांग्रेस पार्टी का ही सभापति हूँ। ये आम जनता की चर्चा है कि साहब मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा हूँ, मैं अभी तक कांग्रेस का ही सभापति हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं भाजपा के नेताओं से मिला हूँ। नेताओं से मिलना कोई गुनाह नहीं है, जानकारी बढ़ाना अच्छी बात समझता हूँ। ये भी सही है कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस का टिकट मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता क्योंकि चौधरी विनोद कुमार जी हमारे नेता हैं। अब अगर मैं उनकी टिकट अगर मैं कांग्रेस की मांगूं तो कल को सभी कांग्रेसी मेरे को गद्दार की श्रेणी में खड़ा करेंगे, साहब उन्होंने चौधरी विनोद कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपा है। तो इस कारण से मैं अन्य कोई पार्टी से प्रयास कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव लड़ने का और विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और नांगेड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो बहुत अटकलें लग रही थी, बहुत बड़ी बात आज जो आप भटनेर पोस्ट पे आप देख रहे हैं कि गणेश राजवंश जो सभापति हैं हनुमानगढ़ के, और उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आखिर वो कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं। बहुत बड़ा जवाब है ये
चलिए ये बता दीजिए अब कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ खूब सारी हम फोटो देखते हैं, खबरें हमने भी देखी हैं खूब सारी, जिसमें आप अरुण सिंह जी के साथ कभी मुलाकात होती है, कभी सुनील बंसल जी के साथ आपकी मुलाकात होती है, कभी किसी बड़े नेता के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ। आपने कहा कि ये एक राजनीतिक बात है और हम लोग मुलाकात भी करते हैं, कोई बात भी होती होगी, तो वो बात क्या होती है मुलाकात के दौरान? देखो, मुलाकातें हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बाकी ये सब भविष्य के गर्भ में है, या आगे क्या होगा अभी उसका खुलासा नहीं करना अभी चाहते। अच्छा, चलिए, एक आपके बारे में कहा जाता है कि गणेश जी खुद की सुनते हैं, खुद की करते हैं, मन की करते हैं, बाकी किसी की सुनते नहीं हैं, जो मन में आ गया वही करते हैं, ये क्या है? नहीं, ऐसा वैसी बात नहीं है। मैं जनता की सुनता हूँ और जनता जो भी कोई सुझाव देती है उस पर मनन करते हुए कार्रवाई करता हूँ। आइए, एक जुनून मेरे में जरूर है कि मैं जो काम करने की ठान लेता हूँ वो मैं काम करता हूँ, किसी भी तरीके से करूँ। वो काम विकास का है, शहर में विकास करना है, तो उसके लिए कोई भी बाधा आए तो उस बाधा को पार करना हमारा कर्तव्य है। तो विकास करने के लिए मैं कोई भी अड़चन को पार कर सकता हूँ। ठीक है, बात फिर वही आगे घूम फिर के कि बीजेपी ज्वाइन करने की भी बात हो रही है। कहते गणेश जी आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, फिर कहते चलो एक सप्ताह बाद करेंगे। तो वाकई बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? कोई मुहूर्त निकला क्या अभी तक? नहीं, अटकलों का जो बाजार है वो गर्म है। बाकी अगर बीजेपी पार्टी मुझे टिकट देने का वायदा करती है तभी मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा, अन्यथा नहीं। टिकट के बगैर कोई बात नहीं ना, टिकट के बगैर सिर्फ भाजपा का गला में पट्टा डलवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इसीलिए मामला अटका हुआ है। बिल्कुल इसीलिए अटका हुआ है। टिकट का आश्वासन देंगे तभी ज्वाइन करेंगे। चलिए, दो तीन बातें और है कि जब हर आदमी अपना आकलन करता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे में कितनी अच्छाई है, मेरे में कितनी बुराई है, आप भी करते होंगे एक व्यक्ति के नाते, एक मनुष्य के नाते। तो जब आप अपना आकलन करते हैं तो क्या परिणाम निकलता है? आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? मैं अपने आप को यही देखता हूँ कि मैं जनता में सेवा करूँ, और जहाँ तक कोई मेरी नेगेटिविटी ये है कि साहब मैं किसी से दबता नहीं। आज के समय में क्या है, कोई भी बड़ा लीडर है या कोई बड़ा आदमी है वो हर किसी को दबाने का प्रयास करता है, लेकिन मैं आज तक किसी से दबना नहीं सीखा मैंने। अगर कोई मुझे दबाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं आगे से सामना करता हूँ उसका। मुझे 2018 में भी जो हमारे भाजपा के यहाँ डॉक्टर राम प्रताप जी हैं, उनके द्वारा 2018 में मेरे विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज कराए गए ताकि वो मेरे पर दबाव बनाएं, लेकिन मैंने उनका कोई दबाव नहीं माना और आज उसी की वजह से मैं आपके सामने सभापति हूँ। चलिए, मुकदमे की बात की आपने, कहा जाता है कि गणेश राजबंसल पर बहुत सारे मुकदमे हैं, कोई कहता है 125 है, कोई कहता है 126 है, तो सचमुच में कितने मुकदमे हैं आपके ऊपर? जहाँ साहब जो भी मुकदमे हैं, ये जब डॉक्टर राम प्रताप जी खाद्य मंत्री थे तब से ये मुकदमों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। उनके द्वारा हमारे पर शुरू में अपने पद का, मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए 3/7 EC एक्ट के मुकदमे हमारे विरुद्ध दर्ज करवाए गए, हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में भी और टिब्बी थाना में भी। लेकिन उन सभी मुकदमों में पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट कोर्ट में दी और कोर्ट में वो नेगेटिव रिपोर्ट स्वीकार भी हुई। इसके पश्चात मेरी पत्नी के विरुद्ध एहतराम जी धारनिया, जो वरिष्ठ शहरवासी हैं, उनके द्वारा 21 मुकदमे एक ही दिन इसका से पेश करके 21 मुकदमे बल्क में हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में दर्ज करवाए। उनमें भी पुलिस के द्वारा नेगेटिव रिपोर्ट कोर्ट में दी और वो नेगेटिव रिपोर्ट कोर्ट में स्वीकार भी हो चुकी है। इस प्रकार जो भी मुकदमे दर्ज हुए सब राजनीतिक कारणों से दर्ज हुए और उन मुकदमों में किसी में भी मेरा कुछ चालान नहीं हुआ, सभी में FIR लग चुकी है और न्यायालय से स्वीकार भी करीब हो चुकी हैं। मात्र 2 मुकदमे मेरे खिलाफ शेष हैं, जिसमें एक मुकदमा जयपुर में जो
2004 में डॉक्टर राम प्रताप जी के द्वारा ही फाइलें चोरी का दर्ज करवाया गया था, वो विचाराधीन है। इसके अलावा एक IT एक्ट का मुकदमा बीकानेर में पेंडिंग है। इसके अलावा मेरे खिलाफ कोई मुकदमा पेंडिंग मतलब अभी फिलहाल 2 ही मामले हैं, सिर्फ 2 ही मामले मेरे बाकी का खिलाफ। निस्तारण हो चुका है। सभी झूठे मुकदमे मान के किसी में कोई चालान नहीं हुआ, सभी मुकदमे FR लग चुकी है। और नहीं, लेकिन विरोधी ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको कोर्ट ने भू माफिया घोषित कर रखा है। नहीं झा साहब, ये गलत है। मुझे इन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते यहाँ के डॉक्टर रवि जी पुलिस अधीक्षक आए थे, उन्होंने राजनीतिक कारणों से ही दबाव के कारण SHO पर दबाव देकर भूमाफिया की रिपोर्ट करवाई एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भूमाफिया घोषित किया गया। उस आदेश को मैंने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस का पक्ष सुनते हुए उस जो वो भूमाफिया के आदेश को निरस्त कर दिया है। ये करीबन 2 साल पहले उक्त भूमाफिया का जो आदेश है वो निरस्त हो चुका है। मात्र जो उस आदेश में जो मुकदमे थे सभी में जो नेगेटिव रिपोर्ट है उनका हवाला है, और जो 2 मुकदमे मेरे खिलाफ अभी विचाराधीन है न्यायालय में, तो उनका भी उसमें हवाला है। मात्र 2 मुकदमे दर्ज है और भूमाफिया का जो आदेश है वो निरस्त हो चुका है। ठीक है, चलिए ये एक नई बात बताई आपने, क्योंकि अब तक मैं भी यही सोच रहा था कि भूमाफिया का जो मामला है वो चल रहा है आपका। चलिए अब आप अपने बारे में 1-2-3 बातें और बता दीजिए, आपका प्लस पॉइंट क्या है आपके हिसाब से? प्लस पॉइंट ये है कि आज जनता में मेरी छवि एक विकास दूत की छवि बन चुकी है। जिस दिन नगर परिषद की कमान हमें सौंपी गई थी उस दिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब शहर को बेच खाएगा, शहर को बेच खाएगा, लेकिन हमने उन व्यक्तियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए शहर में हमने विकास दूत की छवि कायम की है। आज पूरा शहर और पूरा विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले में हमारी इस बात की सम्मान हो रहा है कि साहब हमने शहर में विकास करवाया है। और शहर में हमने गाँव जो पहले ग्रामीण दिख रहा था प्रवेश, आज हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की छवि यहाँ बनाई है इस शहर की। तो मैं अपना यही प्लस पॉइंट मानता हूँ कि हमने अपनी छवि को बढ़ाते हुए एक विकास दूत की छवि पैदा की है। और अगर आप जब आकलन करते हैं तो माइनस पॉइंट क्या है आपका, आपके हिसाब से? मैं तो मेरा को माइनस पॉइंट नहीं समझता, इस बार मेरा को माइनस पॉइंट होगा। बाकी जनता माइनस पॉइंट का आकलन तो जनता करेगी, तो मैं तो सिर्फ अपना विकास करने की सोचता हूँ। चलिए, बहुत सारे सवालों का बहुत ही गंभीरता से और दृढ़ता के साथ जवाब दिया सभापति गणेश राज बंसल ने, और आप हमारे साथ आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ साहब।